हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 15 मार्च 2024 को संपन्न हुआ उसमें मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट से जो मैथ में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या के 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल हाई था इसका, बट अगर इस तरह सोचते अगर ये अलग तरीके से तो सॉल्व कर सकते थे इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन पढ़ते हैं कि यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो भागफल मेरा कुछ ऐसा होगा तो इसको हम 2 से यदि भाग लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या हमें शेषफल देता है, 1 देता है। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट को हम बना रहे हैं, सेकेंड पॉइंट से पकड़ करके जो कह रहा है कि यदि भागफल को, तो ये मान लेते हैं कि यह भागफल कुछ रहा होगा, ठीक है, उसको हम 2 से क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, तो शेषफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है तभी रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 5 हो सकता है तभी रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 7 हो सकता है, या तो फिर 9 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, कुछ यही सब नंबर हो सकता है ना। तभी तो क्या होगा कि ये 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो एक शेषफल बचेगा। जैसे यहाँ पर 3 रखे हैं तो 2 एकम 2, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम क्या रखते हैं, अब की बार हम रख लेते हैं 5। अगर हम 5 रखते तो क्या होगा, 2 दूनी 4, तो फिर 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर। तो कहने का मतलब क्या है कि यही सब संख्या पॉसिबल है, 3 5 7 9 10 11 9 11 आगे इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हमारा क्या था, भागफल था। अब पहला कंडीशन पर आते हैं, क्या लिखा था कि एक संख्या को 3 से भाग करने पर, तो देखिए कोई एक संख्या रहा होगा जिसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए भागफल हम फर्स्ट में क्या ले रहे थे, 3 ले चल रहे थे, तो मान लेते हैं कि अगर 3 ही होता, ये भागफल यहाँ पर आता, तो इस हिसाब से नंबर क्या होना चाहिए था, 3 तिया 9 और 1 10। बात समझ में आया। अगर हम पहला कंडीशन को लें, अगर ये मान लेते वो संख्या 3 होता जो भागफल निकल के आ रहा है, जो इसको इस कंडीशन को ने फुलफिल किया था, तो उस हिसाब से पहला नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए मान लेकर चलते हैं। तो क्या होगा, नंबर्स क्या होगा, 3 3 और 1 10 होगा। ठीक है, तभी तो 3 3 9 करेंगे तो 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन में फिर क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि 5 होना चाहिए, अगर 5 होता संख्या तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पे 3 से भाग लगाते, शेषफल क्या बचता, 1 बचता। यही तो कह रहे हैं ना, भागफल को जो ने भाग लगाया तो भी 1 बच रहा है, तो इस संख्या 3 से भाग लगा रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है, 1। तो इस हिसाब से संख्या कितना बनेगा, 5 या 15 और 1 16। तभी तो 3 को जब 15 यहाँ पर करेंगे तो 16 से 15 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे भी चेक करेंगे तो देखेंगे कि सब में एक शेषफल बच रहा है। ठीक, तो संख्या क्या है, या तो 10 हो सकता है, या तो 16 हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो सकता है, 7 या 21 और 1 22 हो सकता है, या तो हो सकता है 9 से 27 और 1 28 हो सकता है। तो कहता है कि यदि संख्या को 6 से भाग करें, तो देखिए संख्या मेरा क्या क्या निकल रहा है, एक संख्या मेरा निकला 10। अब 10 को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 कम 6 4, देखिए 4 से बच रहा है शेष। ठीक, अब आगे देखिए एक संख्या क्या निकला था मेरा, 16। अब 16 को यदि हम डिवाइड करते हैं कितना से, 6 से, तो 6 दूनी 12, कितना बच रहा है, 4। अगला संख्या हम क्या मान के चले कि होगा वो 22। तो 22 को यदि हम डिवाइड करें कितना से, 6 से, तो 6 तिया 18। ठीक है, क्या बच रहा है हमारा, 18 4 22। तो देखिए हर बार शेषफल कितना बच रहा है, 4। तो यह पूछा क्या था आपसे, यदि संख्या को 6 से भाग करते तो शेषफल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि हर केस में 4 ही आएगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ा, सेकेंड पॉइंट से, यदि भागफल को 2 से भाग करते तो शेषफल 1 बचता। तो हमने देखा कि ये कंडीशन फुलफिल होने के लिए वो संख्या तो 3 हो सकता था, या तो 5 हो सकता था, या तो 7 हो सकता था, या तो 9, और उसी को फिर हम यहाँ पर लेकर चले। तो उस कंडीशन देख रहे हैं कि हर बार हमारा 4 बज रहा है। अगर आपके पास कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, बेसिक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर था तो इस मेथड से बना सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा गया था, तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो यह 6/7 भाग भर जाता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह से टंकी होगा। ठीक है, अगर ये टंकी अगर ये टंकी
पहले से कितना भाग भरा हुआ था, मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी 5 था, तो इसका 2 भाग भरा हुआ है, यानी कि 2/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, 32 लीटर तेल डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इसका क्या हुआ होगा, ऊपर गया होगा। और अभी कितना हो जा रहा है, यानी कि यहाँ तक अब जो हो जा रहा है ये वाला पार्ट, वो यहाँ से लेकर यहाँ तो जो भर गया वो हो गया 6/7 भाग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट इतना भरा है, तो इतना में ये कुल ये पूरा का 6/7 है, उसमें से कहीं 2/5 से घटा दें तो ये वाला रेशियो निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि टोटल 6/7 है, उसमें से हम घटा देगा 2/5। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, इसके कितने बराबर निकल जाएगा, 35 के बराबर निकल जाएगा। इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, निकालिए, 7×5 = 35 और 6×5 = 130 कर लेते हैं, अगर 7×2 = 14 कर लेते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा इधर, 16/35। ठीक है, ये 32 के इक्वल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 32 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/35 = 32, यही होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये 35 से गुना कर देते हैं, 16 से डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल। तो ये 16×2 = 32 और 35×2 = 70। तो हम कह सकते हैं इसमें जो पूरा कैपेसिटी है वो कितना का है, 70 का है। आई बात समझ में। ये अब ये जो निकला ना 16/35, इसमें से हम ये समझेंगे कि कुल जो भाग है वो 35 है, इसकी कैपेसिटी कितना है, 35 है, उसमें 16 भाग जो है कितना के बराबर होगा, 35 के बराबर है, 32 के बराबर है, तो कुल कितना होगा, तो ये कुल निकल जाएगा आपका 70 लीटर। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। एक पंखा 30% घाटे पर 49 रुपये में बेचा गया, पंखे का क्रय मूल्य क्या है, बहुत आसान सा सवाल था। 49 रुपये में बेचा गया है, ठीक है, और 30% का नुकसान पर बेचे हैं, तो बेचे कितना में है, 70% पर बेचे होंगे। 4900 रुपया का हम में बेचे हैं, नुकसान हुआ है 30%। अगर 100% बेचते तो नुकसान नहीं होता, तो 100% पर बेचे तो नुकसान नहीं होता, इसका मतलब हमने बेचा है 30% नुकसान पर, यानी कि हम बेचे हैं एक्चुअली में कितना, 70% में। तो 4900 70% के बराबर है, तो हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7×7 = 49, यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7000 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था, एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 169 पे हो जाता है, तो मूलधन क्या है। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता है तो अगर ये दशमलव नहीं होता तो हम डायरेक्ट बनाने और सिखा बता देते, बट इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है तो थोड़ा समय टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, सब फार्मूला पर बना लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, P×1 + R/100 होता है पर पावर T। ठीक है, P का मान तो मुझे नहीं पता, निकालना है। R का मान कितना है, R का मान 4 है बटा 100 पर पावर कितना, 4 हो जाएगा, 4 नहीं 2 वर्ष है, किसी बराबर हो जाएगा ये 169 के बराबर, क्योंकि ये तो टोटल अमाउंट ही बता रहा है हमें। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, P इंटू इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप, कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा 26/25। ठीक है, इंटू 26/25, ठीक है, = 169। इसको जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 25×25 और नीचे हो जाएगा इधर 26×26। ठीक है, P के इक्वल। तो ये काटिए इसको, 13×2 = 26 और 13 का 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 13×2 = 26। तो 25 बचे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 2×2 = 4, भाग लगाइए, 4 × 4 और 4 बचे 20। ठीक है, 2 4 से 24 और 4×2 = 8 और 4 बजे 20, यानी कि 156.25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। एक टंकी की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा गहराई 6 मीटर है। ठीक है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों के आधार को प्लस्तर करने का खर्च क्या है। ठीक है, तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते। जैसे कुछ इस तरीके से, क्या है, टंकी है, इस तरीके से एक टंकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसका जो टंकी की जो लंबाई है, यानी कि ये जो लेंथ दे रखा है वो 6 दे रखा है, सॉरी 6 नहीं है, 25 मीटर। ठीक है, और 12 मीटर इससे क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ये चौड़ाई। इसी जो हाइट है वो कितना दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है हमारा 6, गहराई 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस दीवारों को, दीवारों चारों तरफ दीवारों को करना है और साथ में आधार के प्लस्तर को भी करना है।
आधार मतलब बेस नीचे वाला जो है पत्ती है वो, ठीक है। यानी कि टोटल 5 साइड करना है इसको, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाला को नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं, हम ये उम्मीद करें कि मान लेते आपको फार्मूला नहीं भी याद था, तो क्या करते, सिंपल देखिए फ्रंट वाले को कहते पहले अंदर की ओर प्लास्टर करते, तो इसका प्लास्टर करने का जो एरिया आएगा वो एरिया क्या निकालते, ये लंबाई, लंबाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई की तरह काम कर रहा होगा। तो 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। और सेम एरिया इसके ठीक पीछे वाला ये वाला एरिया भी होगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 300। आई बात समझ में। अब ये वाला एरिया को निकालते हैं, ये एरिया की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है 12, इसकी ऊंचाई कितना है 6, यानी कि इसका एरिया निकालने के लिए 12 6 72 हो जाएगा। ये भी कितना भाग होगा 2 भाग, तो 72 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 144, ठीक है। अब कौन बचा, आप देखेंगे कि ये नीचे वाला बचा हुआ है, ठीक है, आधार, ठीक है ना। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए आधार ये वाला आपका है, तो इसकी लंबाई है 25 और चौड़ाई कितना 12, तो 25 गुना 12 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 25 गुना 12 करेंगे तो निकल जाएगा 12 25 60 और 12 24 और 6 30 यानी कि 300। तो टोटल एरिया कितना निकल गया 3 3 6 744, कितना निकल गया 744। अब देखिए क्या लिखा है कि अब ये दीवार को जो 744 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है में फैला हुआ है उसको क्या करना है, आधा प्लस्तर करना है। खर्च कितना आएगा 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर का दाम कितना है 50 पैसे का। तो इसका मतलब है कि 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो कितना निकल जाएगा 50 पैसा। जैसे 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो ये 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 से 14, 2 दूनी 4, 372 रुपया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के समान है, गोले का व्यास क्या है, यानी कि रेडियस आपसे पूछा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक ये गोला है, ठीक है, ये हमारा गोला है और आपसे पूछा है कि एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के समान है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है। तो बस सिंपल सा क्या करेंगे हम कि हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल होगा किसका 1/3 पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर एच भी होगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया गोले का आयतन और ये हो गया हमारा बेलन का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन। बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये दोनों का वॉल्यूम क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये दोनों पाई दोनों में कॉमन है काट दीजिए, दोनों का बेस भी 3 3 है कॉमन है काट दीजिए, बचा क्या, बच गया हमारा 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा इधर आर स्क्वायर एच बच जाएगा, बस इतने को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या दे रखा है, गोले का आयतन के बारे में बताया कि 6 सेंटीमीटर आधार, तो 6 सेंटीमीटर आधार कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे आधार 6 सेंटीमीटर का आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का समान है। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, जैसे 4 है तो 4 रहने दीजिए, आर क्यूब, आर का मान देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो हमारा शंकु है उसका आधार है 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, और हाइट कितना बोल रहा है 24। अब इधर देखिए 4 इधर गुना में है ना, इधर आ जाएगा भाग में, तो 4 छक्के 24, तो आर क्यूब का मान अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इधर इसको लिख सकते हैं 9 को 3 गुना 3, और ये लिख सकते हैं 3 गुना 2, इधर ये क्यूब में है तो इधर क्यूब रूट में आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो 3 3 के बदले 1 3 बाहर हो जाएगा और इधर √2 बच जाएगा। तो आर का मान क्या निकल गया 3√2, ठीक है। तो ये तो पूछा था गोले का अर्धव्यास क्या है, तो गोले का अर्धव्यास क्या है आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। प्रश्न संख्या 77 पूछा गया था समीकरण 6x - 3y + 10 = 0 तथा -2x + y - 9 = 0 का दर्शाने वाली रेखा है, क्या है, समानांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। समानांतर मतलब क्या होता है, जो दोनों पैरेलल गई हों
प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है, एक रेखा ऐसी कहीं हो और एक दूसरे को क्या करे, किसी बिंदु पर ये काट रही हो एक दूसरे को। और संपाती मतलब होता है कि एक रेखा ऐसा है और उसी पर ये रेखा पार कर रही है, यानी कि संपाती बना रहा हो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कोई इसमें से कौन सा होगा। ये जो दोनों समीकरण दिया हुआ है वो क्या, किस तरह का समय ये समीकरण है, समानांतर है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ नियम पता होना चाहिए जो समानांतर के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए और संपाती के लिए है। क्या नियम है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे कहता है कि यदि A1/A2, ठीक है, इक्वल नहीं है किसका, B1 का और B2 का। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा और ये प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, अगर यदि A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इधर इक्वल नहीं होगा किसका, C1/C2 का। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, समानांतर। ठीक है, और एक और है हमारा, वो है A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। ठीक है, अब देखेंगे कि ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण में कौन सा लागू हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा हमारा अनंत हल। अनंत हल मतलब कहने मतलब क्या है, समपाती बनाएगी। अनंत हल में समपाती बनाएगी रेखाएं। आई बात समझ में। तो हम देखेंगे कि पहले ये तीनों में से कौन सा लागू हो रहा है। ठीक, तो इसका समीकरण लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे लिए क्या है, ये A1 है तो ये हमारा 6 है नीचे, ये हमारा A2 -2 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, -3 है और नीचे क्या है हमारे इधर y के बगल में क्या है, कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, और इधर हमारा देखने को मिल रहा है 10 और इसके नीचे देखने को मिल रहा है -9। ठीक, अब इसको देखेंगे यदि कट रहा है तो काट लेंगे। जैसे ये कट रहा है 2 3 6 तो क्या कट जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 और इधर आ जाएगा 10/-9। अब देख रहे हैं सिंबल अगर लगाएं हम इस पर तो क्या लगेगा, ये इक्वल दिख रहा है और ये इक्वल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे हम ये समीकरण ये वाला जो दिख रहा है ये किस में दिख रहा है, किस में फिट बैठेगा। फर्स्ट इक्वेशन दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर इसमें तो नहीं है तो ये नहीं होगा, ये बराबर दिख रहा है लेकिन तीनों से बराबर कर रहा है तो संपाती भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, समानांतर होगा। देखिए बराबर नहीं है यहाँ और यहाँ बराबर है, यानी कि ये समानांतर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। बोला गया राम बहाव के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर की नौका चला सकता है, तो बहाव की गति क्या है, कि करंट का स्पीड पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या हम कहते हैं कि बहाव के साथ चल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक्स हमारा क्या है, नाव की गति है, और वाई मान लेते हैं किसी गति है, बहाव की गति है। तो ये दोनों का स्पीड हम जब जोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, तो 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 10 का स्पीड, जब हम ये दोनों बहाव के साथ जा रहे हैं तो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बहाव के विपरीत जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बहाव का थी, हमारा जो नाव की गति है उसमें बहाव की गति घटा देंगे। तो गति कितनी है, 2 घंटे में चल रहे हैं 4 किलोमीटर, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 2 का। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते ये दोनों देखें कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 2 छक 12। तो हम कह सकते हैं हमारे जो नाव की गति वो कितनी है, 6 की। लेकिन पूछा क्या गया, बहाव की गति क्या है। तो किसी एक समीकरण में इसको रख देते हैं। तो उस रखने पर क्या मिलेगा हमें, जैसे रख लेते हैं यहाँ पर 6 + y इक्वल टू 10। तो y के बराबर क्या निकल जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो हम कह सकते हैं जो बहाव की गति वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 79 पर। प्रश्न में पूछा गया है का या के मान जिसके लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 है के समान मूल होंगे, क्या होंगे, 2√6 -2√6 या √6 या में एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम जब जानते हैं कि जब समान मूल होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसलिए कंडीशन है कि k² - 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, k² - 4, a का मान कितना है, 2 है तो 2 रख लेंगे, c का मान कितना है, 3 है तो 3 रख लेंगे, इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, k² - 4 या 12 दूनी 24 इक्वल टू कितना, 0।
तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 24 हो जाएगा। तो अब देखेंगे के का जो मान होगा 24 रूट हो जाएगा इधर, ठीक है। अब रूट 24 को जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 6 गुना 4 लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे अलग अलग करेंगे तो रूट 4 का मान 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 6 बच जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर की तरह लेकर रूट में आए तो रूट जब निकालेंगे तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 79 के बाद है 80 नंबर क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान था, है ना। जैसे यहाँ पर कॉस है तो कॉस को कहते हैं हम साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 73 डिग्री माइनस इधर है साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81। 81 कहाँ गया, ये रहा 81, ठीक है। कहता है मोहन 20 रुपया मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है, वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का बाजार भाव क्या होगा। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी वैसे ए आएगा, आप इसको खुद बना लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं बने तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन इसमें उसको छोड़ दिया है। 82 नंबर है। एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। इसका आसान सा ट्रिक क्या है कि जो शेषफल बच रहा है उसमें से 1900 से डिवाइड कर दिया जाए, जो फिर रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो 19 38 कितना बच रहा है 38 39 40 और 7 7 2 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। बोला गया है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो चतुर्भुज है ना, ये आपके इंग्लिश वाला सेक्शन में रेक्टेंगल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल लिखा हुआ है। रेक्टेंगल मतलब आयत, क्योंकि चतुर्भुज होगा तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज के लिए हमको क्या चाहिए, एक बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो बेस और हाइट तो होगा नहीं, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको समझना है कि रेक्टेंगल है, आयत है। अगर आप इंग्लिश वाला पोर्शन से देखे होंगे तो बना पाए होंगे, अदरवाइज चतुर्भुज समझ करके आप कन्फ्यूज ही कर गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ आगे कि एक चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है एक 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त। तो एक ये मेरा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है। इसमें क्या बोला है कि 14 सेंटीमीटर इधर क्या है हमारा सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला वृत्त है, ठीक है, के क्षेत्रफल के समान है। तो हमेशा लिख सकते हैं कि जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इधर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है। तो आगे क्या लिखा है, यदि चतुर्भुज की चौड़ाई 22 है, यानी कि लेंथ नहीं दिया है, चौड़ाई दे रखा है 22, इक्वल टू पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर का मान कितना दे रखा है इधर 14। तो 14 गुना करके कर लेंगे 14 कर लेंगे, तो ये 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये 22 से 22 भी कट जाएगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा लेंथ। आई बात समझ में। तो लेंथ हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है 83 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 में क्या दिया है। 84 यहाँ पे है, लिखा हुआ है एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी यदि अर्धवृत्त का जो व्यास है 196 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले वर्ग का भुजा के आधे के समान है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि यदि अर्धवृत्त का जो अर्धव्यास है 196 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का भुजा के आधे के समान है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कह रहा है ये वर्ग है, ठीक है, और ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 196, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कहने मतलब क्या ये क्या हो जाएगा ये 14 ये हो जाएगा 14, तभी तो 14 का 14 से गुना करेंगे 196 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अर्धवृत्त का जो अर्धव्यास है तो 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के भुजा के, तो जो वर्ग का जो भुजा निकला भुजा कितना निकला 14, तो उसके आधे के समान है। यानी कि जो ये अर्धवृत्त होगा
इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा इस भुजा वाले के आधा होगा। तो इस भुजा का कितना है 14, तो इसका कितना हो जाएगा रेडियस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, तो बताइए कि उस एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त की परिधि पूछा है, यानी कि ये पूछा है, सिर्फ इतने का पूछा है आपसे, ये वाला पूछा है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा इधर, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर 2 पाई आर, और आधा बात करें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई का मान 22/7 और इंटू आर का मान कितना है इधर 7 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ का निकल रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन निकल रहा है इतने का भाग का, अभी ये निकालना बाकी है। तो प्लस में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 है, तो ये पूरा कितना होगा लेंथ प्लस 14 भी होगा, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 + 14 इसका जोड़ने पर जो आएगा वो आंसर आएगा 20, 30 और 6 36। ठीक है, तो इसका 36 आंसर होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या है 85 में, एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। ठीक है, क्या लिखा है, एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। जैसे कुछ ऐसा होगा, इधर मान लेते हैं फादर का है, इधर ये सन का उसका बेटा का है। तो पिता की जो आयु है बेटे की आयु का 6 गुना है, तो बेटा का मान लेते हैं अगर एक्स होगा तो इसका कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 4 वर्ष पश्चात, यानी कि 4 वर्ष पश्चात, यानी कि दोनों का 4 साल हम जोड़ देंगे दोनों में। बेटे की आयु का 4 गुना होगी। कौन 4 गुना होगी, यानी पिताजी 4 गुना हो जाएंगे। तो अगर हम इसी में 4 से गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6x + 4 = 4x + 16। ठीक है, इधर लेकर के आएंगे 4x को, क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा 12। तो x का मान क्या हो जाएगा 2 × 6 = 12, 6 निकल जाएगा। तो पूछा क्या है कि बेटे व पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो x का मान क्या था, तो एक तो हो जाएगा 6। ठीक है, बेटे का उम्र कितना हो जाएगा 6, बेटे की उम्र हो जाएगा हमारा 6, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, और बाकी इधर हो जाएगा 6 × 6 = 36, तो हो जाएगा पिता की उम्र 36, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 86 नंबर। एक समचतुर्भुज के कर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया आपसे कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कुछ ऐसा समचतुर्भुज बोला है ना, तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो विकर्ण होंगे, तो एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। ठीक है, तो एक बोल रहा है 16 होगा और एक कितना है 12 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो समचतुर्भुज है, जो विकर्ण जो होते हैं क्या करते हैं लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और साथ साथ में 2 बराबर भागों में विकर्णों को क्या करेंगे विभाजित करेंगे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इधर वाला पार्ट 6 होगा, इधर वाला भी पार्ट 6 होगा, इधर 12 होगा तो ये भी 12 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है एंगल 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि क्या बन रहा है, ये बन क्या रहा है एक तरफ से राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको तरफ फ्रेश कर देते हैं थोड़ा, ये कुछ बन रहा है जो कि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और साथ में ये दे रखा है 12 और ये दे रखा है हमारा इधर हो जाएगा हमारा 6, ये हमारा 6 है और ये हमारा 12 है। ठीक है, अच्छा देखिए तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर से तो देख लीजिए। ये जो बोल रहा है ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है एक ये और एक ये विकर्ण। ठीक है, हमने कहा कि विकर्ण जो होते हैं दूसरे को क्या करते हैं लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना है, ये है मान लेते हैं 12 और ये हमारा है एक 16। तो लंब समद्विभाजक होते हैं, मतलब कि समद्विभाजित हो गए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 8,
और अगर ये है 12 है तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। और हम ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ हो गया ये 8 और इसकी लेंथ हो गया 6। तो इसी को थोड़ा सा हम बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करेंगे तो देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है और साथ में इसका जो लेंथ है वो कितना है 8 है और ये कितना है 6 है। ठीक है, तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लगा सकते हैं फार्मूला पाइथागोरस वाला। तो हम देखेंगे कि इसको अगर हाफ करके कितना होता है 3 होता है, इसकी हाफ करके कितना होता है 4 होता है। तो देखेंगे ये 3 4, तो इसका मतलब है कि ये त्रियक से ये 5 होगा। तो ये 4 का डबल है, ये 3 का डबल है, तो ये 5 का डबल हो जाएगा, यानी कि 5 में 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, उसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, उसकी जो लंबाई है ये कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में बात। चलिए आगे देख लेते हैं 87 नंबर। 87 नंबर कहाँ गया, चलिए है 87। ठीक है, 87 में पूछा गया था त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, जैसे ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका नाम दे देते हैं ABC, DE और इधर F। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोण A जो है वो 30 डिग्री है। ये वाला जो कोण है वो आपका 30 डिग्री दे रखा है। कोण C कितना दे रखा है 50 डिग्री। और AB का जो मान है, AB का मान जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 5। ठीक है, और AC दे रखा है कितना, AC दे रखा है ये वाला 8 दे रखा है। ठीक है, तथा DF जो DF है यानी कि ये जो दे रखा है 7.5। ठीक है, तो अगर समरूप है तो रेशियो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि AB बटा क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। AC नहीं, वहाँ पर उधर इसका हम लेंगे, ये वाला लेंथ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा DF हो जाएगा। क्या हो जाएगा DF। ठीक है, अच्छा DE था ना, DE इक्वल टू इधर AC बटा क्या ले लेंगे इधर DF, क्या ले लेंगे DF ले लेंगे। तो AB का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 5। ठीक है, AB का मान 5 और उधर क्या है हमारा DE का मान नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं x होगा। इक्वल टू AC का मान कितना है, ये वाला मान 8 दे रखा है। इक्वल टू DF का मान कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, क्योंकि हम क्या लेंगे, क्रॉसपेंडिंग ही एंगल साइड लेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x इक्वल टू 7.5 इंटू 5, इधर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा। तो 5 है 25, 7 5 35, 36, 37.8। इसको जब काटेंगे तो 8 6 32, 32 और 5 37। ठीक है, दशमलव देकर के 5 उतारेंगे तो 8 7 56, 8 6 48। तो 4.6 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो सब कुछ तो ठीक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं किया है कि ये वाला 5 अगर इस एंगल का इससे ले लिया है, कितना गुना दिख रहा है 1.5 का गुना दिख रहा है, तो ये भी उसका ही उतना ही गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, आप 15 8 20 यानी कि 12। ठीक है, तो ये 12 इस तरह से लिया हो, बट मेरे एंगल अकॉर्डिंग तो इसका आंसर E होना चाहिए था। ठीक है, बट अगर इस एंगल से जाओगे तो इसका आंसर A भी हो सकता है। आप बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 88। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त की इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ वृत्त के केंद्र O से निकलने वाली एक रेखा को Q पर मिलती है, जहां OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या है। ठीक है, मतलब अभी ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसका एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, और इसका एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और इस केंद्र बिंदु से क्या किया जा रहा है कि रेखा इस पर ये P बिंदु पर, कहाँ बोला है, ये तो P है हमारा ना, ये बिंदु P है Q पर। ठीक है, Q पर मिलाया जा रहा है। और साथ ही ये भी बोला है कि 5 सेंटीमीटर का व्यास है, यानी कि ये वाला जो है रेडियस है वो कितना है 5 है। और साथ में ये बोला है कि निकलने वाली O से निकलने वाली रेखा Q पर मिलती है, जहाँ OQ यानी कि ये वाला बिंदु अगर वो है तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आपसे क्या पूछा है, ये वाली लेंथ पूछा है आपसे, तो पी और क्यू की लंबाई बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जब ये 90 का एंगल बनाता है तो ये किस में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं पाइथागोरस का नियम। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पे यहाँ पे अगर ये 13 होता, अगर होता तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 12 आ जाता, क्योंकि तिर्यक में 5 12 13 बनता है, बट ऐसा तो दिया नहीं है। तो क्या करना होगा, तो हम जानते हैं कि ये हमारा 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस ये पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12 12 कितना हो जाएगा 144, इधर 5 25 माइनस में आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये तो प्लस में होगा ना, दोनों का साइड जोड़ेंगे तो ये तीसरा साइड का इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14, 3 में से 2 गया तो 119 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा इसका 119 पी क्यू का मान। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था 88 नंबर। चलिए देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर यहाँ पे है, क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, दो घन है, दो घन है। ठीक है, दो घन है। ठीक है ना, ये दो घन है और दोनों का आयतन कहता है, प्रत्येक को जो आयतन है वो कितना है, 64 है। ठीक है, 64 है। ठीक है, अगर ये दोनों का घन का अगर ये 64 है, तो हम अगर ये चाहें भुजा निकालने के लिए कि इसकी साइड क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इस घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब के बराबर क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, तो ए का मान क्या निकल जाएगा, 4 4 16, 16 4 64 नहीं 4। तो हम कह सकते हैं इसी जो भुजा है वो कितना है, 4 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब दोनों हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठोस बना करके क्या कर रहे हैं, इसको हम एक घनाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल पूछा कि क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आई बात समझ में। तो देखिए अब दोनों को जब हम मिला देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों एक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। जब दोनों घनों को इमेजिन कीजिए कि जब दोनों घनों को हम सटा देंगे तो क्या होगा, इसी जो लेंथ अब हो जाएगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 4 दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन हाइट अभी भी हाइट कितना रहेगा, अभी भी हाइट 4 ही रहेगा, और चौड़ाई भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, है ना। तो देखिए क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये फ्रंट वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ की तरह काम करेगा, तो 8 चौक 32। ये फलक कितना है, दो फलक है, एक ये वाला इसके पीछे वाला होगा, तो 32 दूनी 64। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसका निकालना चाहते कितना हो जाएगा, 4, और इसकी ऊंचाई कितना है 4, तो 4 से कितना हो जाएगा 16, इसका क्षेत्रफल 16, तो 16 वाला फलक का एक होगा, दो होगा, तो 16 दूनी 32। और एक फलक और देखेंगे ऊपर वाला जो फलक है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितना है, 8 ही होगा, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 है, तो 8 चौक 32। तो 32 से गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 32 कितना फलक है, 2 है, तो 32 दूनी 64। तो कुल मिला के कितना आएगा इसका आंसर, देखेंगे 4 4 8 2 10 के 0, 6 6 12 3 15 और 1 16। ठीक है, तो कह सकते हैं घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 160 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मान लेते कोई ऐसा बच्चा है जो फार्मूला नहीं रखे गया है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता है, तो भी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस और क्या हो जाएगा इधर एच एल एच। ठीक है, तो ये इतना फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर बेसिक पता है कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो यहाँ पर 6 फलक देख रहे हैं, 6 फलक का हम निकाल देंगे, और ये हर एक फलक 2 बार होगा, तो हर एक फलक 2 होगा, तो एक फलक का निकाले तो एक बार निकाल दे 32 है, तो 2 फलक का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों का निकाल दीजिए, फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक पहिए का अर्धव्यास, एक पहिया है, एक पहिए का अर्धव्यास बोला है, यानी कि रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है।
कहता है कि 924 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्र लगाएगी। ठीक है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि ये जो हमारा पहिया है वो एक चक्कर जब लगाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यानी कि यदि इस बिंदु से चलना शुरू करेगा यहाँ से, तो ये घूमते घूमते कहीं ना कहीं पहुँचेगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस की जो लेंथ होगा वो कितना होगा एक चक्कर लगाने पर। तो पहले हम तो यही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकलेगा, 2πr से, 2πr से। तो 2π का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 21 है, तो 7 या 21 निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 गुना 3। ठीक है, गुना कर लेते हैं, 4 तिया 12 के 2 और 4 तिया 12 एक 13। जब इसे गुना भी नहीं करते हैं क्योंकि हमको फिर आगे इसका कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यही रहने देते हैं। अभी आगे क्या बोला है फिर, 924 मीटर की दूरी तय करने में। तो देखिए क्या निकला है एक्चुअली में, ये तो निकला है सेंटीमीटर। एक बार में 44 × 3 सेंटीमीटर क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, एक चक्कर लगाएगा एक बार में। तो हमको लगाना कितना है चक्कर, कितना दूरी तय करना है 924 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाई 44 गुना 3। ठीक है, अगर इतना दूरी तय करना है, एक बार में इतना चक्कर लगा रहा है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको काटिए 3 से, 3 तिया 9 और 3 या 24। ठीक है, अब काटेंगे इधर से, 11 चक 44 और 11 दूनी 22, 11 88 और 4 सत्ते 28 पर 2 0, यानी 700 चक्कर इसको लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। 91, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस ठोस गोले का अर्धव्यास क्या है। ठीक है, कहने मतलब है कि 3 गोला है, कितना, ये 3 गोला है। आई बात समझ में। अभी तीनों गोलों को क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, पिघला करके हम एक ठोस गोला बना रहे हैं। तो तीनों का जो आयतन होगा, ये इसका जो आयतन होगा, ये इसका जो आयतन होगा और इसका, ये तीनों का मिला देंगे तो आयतन क्या होगा, परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसी तीनों के योग के बराबर ही एक गोला का आयतन होगा जो बनेगा। ठीक है, तो इसमें होता है कि पहले इसका आयतन निकालते, फिर इसका निकालते, फिर इसका निकालते हैं। आयतन कैसे निकाला जाता है, तो जानते हैं 4/3 πr क्यूब होता है, प्लस 4/3 πr क्यूब होगा, प्लस 4/3 πr क्यूब होगा। ठीक है, अब उसी को बना करके हम क्या बना रहे हैं, पिघला कर एक ठोस गोला बना जा रहे हैं। तो ठोस गोले का अर्धव्यास क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा ये तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 4/3 π, यही कॉमन है। तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाले तो क्या बचेगा, r क्यूब प्लस r क्यूब। ध्यान रखिएगा r तीनों का अलग अलग है, आपको थोड़ा सा r1 r2 r3 का लेकर के चलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 π, पहला r कितना है 6 है। ठीक है, तो 6 का गुना यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 3 बार, 10 का कितना हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 512, और r का मान इधर कितना हो जाएगा 10 का 3 बार 1000। अब उस सबको जोड़ लीजिए, पाई का मान भी बैठा देते हैं 22/7। ठीक है, गुना इस सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 10 और 5 15 16 17 1700 और 10 20 और 8 28 1728 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना निकल जाएगा। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बोला क्या है कि एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इसका जो ठोस गोला बनेगा उसका आयतन कितना होगा, इसी का आयतन के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं 4/3 πr क्यूब, इसी के बराबर ये वाला आएगा। तो हम देखेंगे कि ये पाई से पाई क्या होगा, ये 22/7 कट जाएगा। ठीक है, और ये 4/3 से ये 4/3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या r क्यूब। तो r क्यूब मतलब ये हो गया, इधर क्यूब में है तो इधर क्या आ जाएगा क्यूब रूट में। ठीक है, तो इसे क्यूब रूट जब निकालेंगे तार का मान आपका निकल जाएगा 12। ठीक है, तो वही तो पूछा था गोले का अर्धव्यास क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 91 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इसके ठीक जस्ट कुछ समय के बाद ही भी पार्ट 2 लाएंगे और उसमें 19 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला पार्ट में।